Hello everyone, welcome to our channel The Pi Community. So from today onwards we will be starting a new lecture series on a very important and beautiful concept, that is your concept of combinatorics. Okay, so before going into the topic, first I would like to mention the targeted audience for this course. तो यहाँ पे basically this course is designed for the students of SEBA board class 10s, those who have taken advanced mathematics. Okay, and जो आपका क्लास 11 स्टूडेंट्स है साइंस का, वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. एंड आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसीलिए और आप लर्निंग के पर्पज़ से अगर देख रहे हो तब भी आप देख सकते हो, बिकॉज ये बहुत एक अच्छा कोर्स जाने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो कॉम्बिनेट्रिक्स बेसिकली इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with काउंटिंग. तो अभी पूछ सकते हो कि सर ये क्या काउंटिंग का एक सेपरेट ब्रांच है क्या? ठीक है, तो यस, काउंटिंग के लिए हम लोग ये अलग ब्रांच यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर कॉम्बिनेट्रिक्स. तो काउंटिंग इन द सेंस जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे लाइक 20 एनिमल्स है, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल वाला काउंटिंग हो गया. लेकिन इस ब्रांच में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग काउंटिंग को करेंगे. ठीक है, तो कितना पॉसिबल काउंटिंग हो सकता है अगर अरेंजमेंट ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. ठीक है, तो आगे जितना डिटेल्स में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सिंपल इन ए नटशेल अगर आप बोलना चाहो कि दिस कॉम्बिनेट्रिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग. ओके, तो एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ कि इट डील्स with arrangements of objects as well as counting of objects with specific properties. ठीक है, तो स्टेटमेंट को अच्छे से देखो. दिस ब्रांच बेसिकली डील्स विद द व्हाट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, कैसे हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, एज वेल एज काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. उसी अरेंजमेंट्स में आपको बहुत सारा लाइक प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हो जाएगा. जैसे आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा कि अगर ये अलाउड नहीं है, अगर ये अलाउड है, ठीक है, तब हम लोग का कितना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस भी इंक्लूड हो जाएगा. तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आपके पास 3 फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना एंड लेट्स से गुआवा. ठीक है, तो 3 फ्रूट्स है. तो इन 3 फ्रूट्स को आप प्लेट्स में कितना डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हो. ठीक है, तो सर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एप्पल, बनाना, गुआवा, ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, या फिर एप्पल, गुआवा, बनाना ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ कि बनाना, एप्पल, गुआवा, या फिर बनाना, गुआवा, एप्पल ऐसे ले सकता हूँ, या फिर गुआवा, एप्पल, बनाना, या फिर गुआवा, बनाना, एप्पल. ठीक है, तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ सर. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6. ठीक है,
So in total, using these three fruits, apple, banana and guava, I can make 6 different arrangements. ठीक है, आप कितना अरेंजमेंट बना सकते हो? 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ढेर सारा सिचुएशंस लेंगे, बहुत सारा सिचुएशंस लेंगे और हम लोग काउंट करेंगे कितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता है, कितना पॉसिबल हम लोग सिलेक्शंस बना सकते हैं. ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग लेटर जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है, तो इवेंचुअली हम लोग इस कंसेप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे. इज इट क्लियर? तो अभी एक चीज़ देखते हैं कि ये जो आपका ब्रांच है कॉम्बिनेट्रिक्स का, तो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है, या फिर आप रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका क्या है कि हम लोग ये ब्रांच पढ़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लर्निंग्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कंसेप्ट्स. ठीक है, तो बहुत अच्छा आप ब्रांचेस में इसका यूज़ होता है, तो इतना डिटेल्स में तो हम लोग जाएंगे नहीं. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका जो आपका नेटवर्क कंपनीज होता है. ठीक है, जो लेट्स से आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया. ठीक है, तो ये लोग आपको क्या होता है, हर एक सिम के अगेंस्ट एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं. ये सुनो, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं, सिम का एक नंबर प्रोवाइड करते हैं. तो सबका एक अपना अपना नंबर होता है. ठीक है, एंड दीज नंबर्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स. ठीक है, सबका मोबाइल नंबर में कितना डिजिट्स होता है? 10 डिजिट्स होता है. ठीक है, सो नाउ द थिंग इज, ये जो आपका 10 डिजिट्स है, तो ये कितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना सकता है. ठीक है, मतलब अगर मान लो कस्टमर्स लेट्स से 1 करोड़ कस्टमर्स है, तो विल इट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड यूजिंग दिस 10 डिजिट्स. ठीक है, ये 10 डिजिट्स को यूज करके 1 करोड़ लेट्स से कस्टमर्स आ गया, तो 1 करोड़ कस्टमर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हो क्या इंडिविजुअल एक नंबर. ठीक है, बिकॉज देखो कोई भी 2 कस्टमर का तो नंबर सेम नहीं हो सकता है. ठीक है, कोई भी 2 कस्टमर का नंबर तो सेम नहीं हो सकता है. तो दैट मीन्स अगर आपके पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है, तो यूजिंग दैट दोज 10 डिजिट्स, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट सिम नंबर टू ईच ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो हर एक कस्टमर को आप ये जो 10 डिजिट्स है इनको यूज करके एक अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हो क्या. ठीक है, तो ये सब आपका एप्लीकेशन हो गया. मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप कंसेप्ट कैसे लगाओगे कि आपके पास 10 डिजिट्स है, तो ये 10 डिजिट्स को मिला के आप कितना डिस्टिंक्ट नंबर बना सकते हो. ठीक है, कितना डिस्टिंक्ट सिम का नंबर बना सकते हो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर व्हाट, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग. ठीक है, जैसे मान लो आपने बोल लिया कि हाँ सर हम 10 डिजिट्स को मिला के लेट्स से 100 करोड़ ऑफ नंबर्स बना सकते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर आपके पास 1 करोड़ कस्टमर्स है, तो डेफिनेटली आप हर एक बंदे को एक अलग अलग नंबर दे सकते हो, बिकॉज टोटल पॉसिबल काउंट कितना हो जाएगा 100 करोड़. 100 करोड़ आप नंबर्स बना सकते हो यूजिंग दोज 10 डिजिट्स. ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ फिक्स मत समझ लो. क्लियर है? तो अगर 100 करोड़ पॉसिबल है यूजिंग दोज 10 डिजिट्स, तो डेफिनेटली 1 करोड़ कस्टमर है, तो आप डेफिनेटली उन लोगों को दे सकते हो. क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट आ गया, किसका कंसेप्ट आ गया? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स. ओके, तो सिमिलरली लेट्स से आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाते हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स में देखते हो. लेट्स से यहाँ पे आपका रहता है पासवर्ड डालना होता है. ठीक है, तो हर एक जगह पे तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि लेट्स से आपको 6 डिजिट से दिया जाता है कि आप 6 डिजिट का पासवर्ड बनाओ या फिर 6 प्लेसेस का पासवर्ड बनाओ. ठीक है, तो लेट्स से यूज़र अगेन आपका बहुत सारा यूजर्स है, तो इन्हीं 6 प्लेसेस को लेके लेट्स से आप डिजिट्स डाल सकते हो. ठीक है, पासवर्ड में सिर्फ डिजिट्स डाल सकते हो फ्रॉम 0 to 9. कोई अलग आपका लेटर वगैरह आप नहीं डाल सकते, सिर्फ आपका जो 0 to 9 डिजिट्स है इन्हीं को डाल सकते हो. तो इज इट पॉसिबल टू हैव डिस्टिंक्ट पासवर्ड्स फॉर ऑल द कस्टमर्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी उन लोग को देखना होता है कि मैंने 6 प्लेसेस तो लगा दिया, तो 6 प्लेसेस में आपको पॉसिबल होगा क्या हर एक कस्टमर का अलग अलग पासवर्ड बनने के लिए. क्लियर है? तो ये सब आपका बहुत सारा एप्लीकेशंस है कॉम्बिनेट्रिक्स का. तो इवेंचुअली हम लोग सीखेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंट ब्रांचेस है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करेंगे, तो बेसिकली इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कसिंग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल्स
of counting. तो फर्स्ट विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग. यहाँ पे आपको दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मिलेगा. एक तो आपका मिलेगा रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ सम, एंड दूसरा प्रिंसिपल होगा आपका रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन रूल, और प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन. तो क्या होता है सर परमुटेशन, बाद में हम लोग देखेंगे. ठीक है, परमुटेशन एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है अरेंजमेंट्स. ठीक है, एंड फाइनल कंसेप्ट हम लोग का जो होगा तो दैट विल बी योर कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है सिलेक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है सिलेक्शन. ओके, तो बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस थ्री कंसेप्ट. वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे दो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. एंड सेकेंड कंसेप्ट विल बी योर द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस which is also called as arrangements, and the third concept will be the concept of combinations which is also known as selection. क्लियर है. एंड यहाँ पे पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए अच्छे से हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे मैथमेटिक्स का, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसका हेल्प लेंगे हम लोग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, दो द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, ये एक मैथमेटिकल टूल हो गया आपका, तो इसके हेल्प से हम लोग विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. ओके, तो विद दिस इंट्रोडक्शन एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर सम मिथ्स अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होगा. ठीक है, तो कि सर ये फार्मूलाज मेरे को आता है तो डेफिनेटली ये चैप्टर मेरा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूलाज इतना एप्लीकेबल नहीं होगा, एक दो फार्मूला रहेगा, लेकिन हाँ जो आपका प्रॉब्लम्स रहेगा, प्रॉब्लम्स विल बी कम्प्लीटली योर लॉजिक बेस्ड. ठीक है, कम्प्लीटली विल बी योर लॉजिक बेस्ड. ठीक है, आप कितना लॉजिकली जो आपका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट्स रहेगा उसको देख के आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट आता है, that is your you have to think out of the box. ठीक है, यही आपका मेन कंसेप्ट है, you have to think out of the box. ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करो, इसी से आपका पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूलाज आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस गिवन ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक यूज़ करना होगा. तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सिंपल रहेगा, काफ़ी सिंपल रहेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो जो स्टेटमेंट दिया होगा उसका लाइक गहराई जो जितना होगा, आप कितना अच्छे से कितना डीपली उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, तो द सोल्यूशन विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट फैक्टर. ठीक है, आप कितना डीपली उसको अच्छे से सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, समझ के. तो ये हो गया एक फर्स्ट जो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कोर्स. एंड सेकंड ये है कि कोई भी प्रॉब्लम को करने के लिए एक सिंगल मेथड अवेलेबल है, ये वाला कंसेप्ट आप छोड़ दो कम्प्लीटली. ठीक है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको सिखाया है या फिर आपको कई बुक पे मिला है वही मेथड अवेलेबल है और उसी मेथड से आपको करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है. यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड. ओके, यू कैन क्रिएट योर ओन मेथड, लेकिन आपका अगर मेथड सही है, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपने ये जो मेथड क्रिएट किया है, यू हैव टू प्रोवाइड योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ऑफ द मेथड, जो आपने मेथड निकाला है. ठीक है, उसके बाद अगर आपका सोल्यूशन करेक्ट हो गया, ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन भी करेक्ट हो गया और आपका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है जो आपने मेथड निकाला है, तो दैट मीन्स आपका जो मेथड है वो परफेक्टली फाइन माना जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, मैंने जो दिया है या फिर किसी बुक में लिखा हुआ है. सो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द मेथड्स. ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है,
इंट्रोडक्शन एंड अलॉन्ग विद दिस सिंपल पॉइंट्स, ठीक है। कंसेप्ट पूरा चैप्टर क्या होगा आपका, लॉजिक बेस्ड होगा, ठीक है। कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होगा जिससे पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स while going through this chapter, and you can create your own methods to solve the problem till your explanations are correct and your solution is correct, ठीक है। तो अगर आप explanation correctly दे रहे हो आपके मेथड का और आपका solution भी correct आ रहा है तो that means your method is also correct method, okay। चलो तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको दो प्रिंसिपल्स दिया जाएगा, दो प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाएगा। एक तो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सम और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और आई कैन से द सम रूल, एंड द सेकंड वन इज द प्रोडक्ट रूल और द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे इस लेक्चर पे हम लोग पहले सम रूल को पढ़ेंगे अच्छे से एंड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो चलो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो द स्टेटमेंट सेज इफ ए टास्क ए, और यू कैन से इफ एनी ऑपरेशन ए, कोई एक टास्क है ए, can be performed in m ways and task B can be performed in n ways, ठीक है। and the two tasks cannot be performed simultaneously, that means they are said to be disjoint task। disjoint task मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरा उसी टाइम पे नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है कि both the two tasks cannot be performed simultaneously, then task A और task B, ठीक है, ये और को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, कैन बी परफॉर्म्ड इन m+n वेज, ठीक है। तो मैथ्स में आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसा टाइप का कुछ पढ़ रहे होगे जहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेटमेंट दे दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो अच्छे से थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना प्रॉब्लम्स को, यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेंगे और देखते हैं कितना अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया है कोई भी दो टास्क है आपके पास, लेट्स से टास्क ए एंड टास्क बी, या फिर आप ऑपरेशन बोल सकते हो या फिर कोई भी काम बोल सकते हो, ठीक है। सो यू आर हैविंग टू टास्क एंड टू परफॉर्म टास्क ए यू आर हैविंग m वेज, ठीक है। आप टास्क ए को m नंबर ऑफ वेज से परफॉर्म कर सकते हो, एंड टू कंप्लीट द टास्क बी यू आर हैविंग n पॉसिबल वेज, ठीक है। And the final statement is to perform either task A or task B, ठीक है, I'll have in total m+n number of ways. Is it clear? Okay. So example की तरफ बढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है, in a class there are 20 boys and 16 girls. The teacher wants to select either a student to represent to select ये either नहीं आएगा, to select a student to represent the class in a function. In how many ways the teacher can make this selection, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम है जहाँ पे आपका 20 बॉयज है एंड 16 गर्ल्स है। नाउ अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट एनी स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन, एंड इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। क्लियर हो गया। तो यहां पे टीचर के पास दो टास्क अवेलेबल है, ठीक है। तो मेनली टीचर के पास जो मेन काम है उसके पास, तो वो है कि ही हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट, सिलेक्ट वन स्टूडेंट, ठीक है। टीचर का मेन मोटिव क्या है कि उनको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। तो नाउ दिस टास्क ऑफ सिलेक्टिंग वन स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू सब टास्क्स, ठीक है। आप देखो यहाँ पे टीचर को क्या करना है सर, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, और वो स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे जा सकता है इनफैक्ट, ठीक है, ये आप दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो द टीचर कैन सिलेक्ट अ बॉय अमंग, कितना बॉयज है, 20 बॉयज, 20 बॉयज में से एक बॉय को सिलेक्ट कर सकता है, या फिर द टीचर कैन सिलेक्ट अ गर्ल अमंग 16 गर्ल्स। क्लियर हो गया। तो आपका जो टास्क था टीचर का टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट,
और इसी टास्क को मैंने 2 सब टास्क में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आइदर यू सिलेक्ट, द टीचर कैन सिलेक्ट अ बॉय अमॉन्ग 20 बॉयज, और द टीचर कैन सिलेक्ट अ गर्ल आउट ऑफ 16 गर्ल्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टास्क ए है ये हो गया आपका सिलेक्टिंग अ बॉय, और जो आपका टास्क बी है दैट इज योर सिलेक्टिंग अ गर्ल। क्लियर हो गया। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए देखो यहां पे टीचर के पास कितना तरीका है कि टीचर आउट ऑफ 20 बॉयज एक बॉय को सिलेक्ट करना है, तो कितना पॉसिबल वेज है टू सिलेक्ट ए बॉय। ऑब्वियसली आप सिंपल है ये फंडा कि टीचर के पास 20 डिफरेंट वेज है, ठीक है। तो 20 बॉयज है, आप ऐसे लाइक सीरियली इसको रख दो बॉयज को, तो आप आइदर इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर थर्ड बॉय को या फिर फोर्थ बॉय को, ये सुनो। तो एक बॉय को सिलेक्ट करना है, तो आउट ऑफ 20 बॉयज, ठीक है, अगर एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो दैट मीन्स टीचर के पास कितना तरीका हो गया सर, 20 डिफरेंट वेज। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो 20 बॉयज है, आपको एक बॉय सिलेक्ट करना है, तो अगर एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो आउट ऑफ 20 बॉयज एक बॉय को अगर सिलेक्ट करना है तो आपके पास 20 डिफरेंट वेज हो गया। यस और नो? आपके पास ऐसे लेट्स से राहुल, राघव, विकास, ऐसे कुछ 20 बॉयज है, आप आइदर राहुल को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप विकास को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप रघु को सिलेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। तो इन टोटल आपके पास 20 डिफरेंट वेज हो गया टू सिलेक्ट वन बॉय। इज इट क्लियर? सिमिलरली टू सिलेक्ट वन गर्ल अमॉन्ग 16 गर्ल्स, ठीक है, तो कितना पॉसिबल वेज हो गया, तो ऑब्वियसली द टीचर हैज 16 पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट ए गर्ल। इज इट क्लियर? ठीक है। तो टीचर के पास एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए 20 डिफरेंट वेज है और एक गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए 16 डिफरेंट वेज है, ठीक है। बिकॉज 16 गर्ल्स है, आउट ऑफ अंजलि, स्नेहा, कुछ ऐसे 16 गर्ल्स है, ठीक है। आइदर टीचर कैन सिलेक्ट अंजलि और टीचर कैन सिलेक्ट स्नेहा और टीचर कैन सिलेक्ट मधुस्मिता, ठीक है। कोई भी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो आउट ऑफ 16 गर्ल्स एक गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए तरीका कितना हो गया सर, 16 वेज। क्लियर है? सिमिलरली आउट ऑफ 20 बॉयज, तो आउट ऑफ 20 बॉयज एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए कितना तरीका हो गया, 20 वेज, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आपको एक बॉय चाहिए कि एक गर्ल चाहिए, ठीक है। सिर्फ बोला है कि जो आपका टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल कितना है, 20 प्लस 16, तो इन टोटल दिस क्लास इज कंसिस्टिंग ऑफ 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्लास से आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ओनली वन स्टूडेंट। क्लियर हो गया? ओनली वन स्टूडेंट हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो यहां पे उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने टास्क को 2 सेपरेट टास्क में डिवाइड कर दिया कि आप सर बॉयज से सिलेक्ट करो एक बॉय या फिर आप गर्ल्स से सिलेक्ट करो वन गर्ल। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स कितना पॉसिबल वेज है टू मेक द सिलेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे 20 वेज तो हो गया आपका बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका, या फिर आप 16 वेज हो गया आपका गर्ल्स को सिलेक्ट करने का तरीका। तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास इज 36। यस और नो? ठीक है। तो देखो ये आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि टोटल आपका है 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनमें से आपको सिर्फ एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मतलब बॉयज हो या गर्ल्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो 36 में से आप कोई भी एक को सिलेक्ट करो, तो आपके पास कितना पॉसिबल वेज हो गया, 36 पॉसिबल वेज। यस और नो? मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इन टोटल आई एम हैविंग 36 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर सिलेक्टिंग वन स्टूडेंट। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने उसी काम को सिर्फ 2 सब टास्क में डिवाइड कर दिया कि आइदर आई कैन सिलेक्ट ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है। द स्टूडेंट में भी आइदर ए बॉय और ए गर्ल। क्लियर हो गया? तो बॉयज में से अगर आपको एक बॉय सिलेक्ट करना है तो आउट ऑफ 20 बॉयज यू हैव टू सिलेक्ट वन बॉय, तो दैट मीन्स इन टोटल यू आर हैविंग 20 possible ways of selecting a boy. Similarly, from the girl side, you are having 16 possible ways of selecting a girl. ठीक है। तो अगर आपको बॉयज और गर्ल्स में से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है, सिंपल आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स, सो यू नीड टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट। तो आइदर आप बॉयज में से सिलेक्ट करो, बॉयज में से सिलेक्ट करने के लिए 20 वेज प्लस
मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं कि नहीं, बॉयज से सिलेक्ट नहीं करूंगा, गर्ल्स से सिलेक्ट करूंगा। तो गर्ल्स से सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 16 वेज, तो इन टोटल यू आर हैविंग 36 पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास having 20 boys and 16 girls. Is it clear? I hope it is clear. अगर कुछ डाउट बचता है तो definitely you should throw your comment in the comment section. Okay? तो चलो moving towards the next example. तो यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन क्या है कि suppose there are 4 gates in a stadium on one side. तो एक स्टेडियम है जिसमें लाइक घुसने या निकलने के लिए 2 साइड है, और एक साइड में आपके पास 4 गेट्स अवेलेबल है और दूसरे साइड में आपके पास 3 गेट्स अवेलेबल है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज सपोज देयर आर 4 गेट्स इन स्टेडियम ऑन वन साइड एंड 3 गेट्स ऑन द अदर साइड। इन हाउ मेनी वेज कैन विकास हैज टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, तो ये एक स्टेडियम है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 साइड है, लेट्स से यहाँ पे एक साइड है और ये एक साइड है। ओके, तो इन वन साइड देयर आर 4 गेट्स, तो लेट्स से यहाँ पे गेट 1 2 3 4। ठीक है, एंड इन द अदर साइड इट हैज 3 गेट्स, लेट्स से 1 2 3। क्लियर है, तो विकास अंदर है स्टेडियम के। ठीक है, तो अभी पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज विकास हैज टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम, विकास कितना पॉसिबल वेज से निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर इस साइड को पकड़ लो, ठीक है, इस साइड के लिए ऑप्शंस देखो विकास के पास, ये इस गेट से निकल सकता है, एक तरीका हो गया, या फिर सर ये इस गेट से निकल सकता है, सेकंड तरीका हो गया, या फिर सर ये इस गेट से निकल सकता है, थर्ड तरीका हो गया, या फिर सर इस गेट से निकल सकता है, फोर्थ तरीका हो गया। ठीक है, सो इन वन साइड विकास हैज 4 पॉसिबल वेज टू कम आउट फ्रॉम द स्टेडियम। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट, अगर मान लो इस साइड से नहीं निकलता है विकास, इस साइड से निकलता है। ठीक है, इस साइड से निकलता है, तो इस साइड से कितना पॉसिबल वेज है, विकास इस गेट से निकल सकता है, तो एक वे हो गया, विकास इस गेट से निकल सकता है, सेकंड वे हो गया, या फिर विकास इस गेट से निकल सकता है, थर्ड वे हो गया। इज इट क्लियर? सो इन दिस साइड विकास हैज गॉट 3 पॉसिबल वेज टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, तो अभी पूछा है तुमको साइड के बेसिस पे नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कितना पॉसिबल वेज है फॉर विकास टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा कि अगर ये इस साइड से निकलता है, ठीक है, तो ये लेट्स से आपका टास्क ए, कमिंग आउट ऑफ द स्टेडियम फ्रॉम दिस साइड, और ये हो गया आपका लेट्स से टास्क बी, कमिंग आउट ऑफ द स्टेडियम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, ये मान लो नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ है। ठीक है, तो टास्क ए क्या है आपका, तो कमिंग आउट ऑफ द स्टेडियम फ्रॉम द नॉर्थ साइड, एंड टास्क बी क्या है, कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेडियम फ्रॉम द साउथ साइड। ठीक है, तो विकास के पास कितना पॉसिबल वेज है टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम। ठीक है, तो टास्क ए अगर वो परफॉर्म करता है, ठीक है, अगर नॉर्थ साइड से निकलता है तो विकास के पास 4 पॉसिबल वेज है। ठीक है, और अगर वो साउथ साइड से निकलता है तो विकास के पास कितना पॉसिबल वेज है, 3 है। तो इन टोटल विकास हैज गॉट 7 पॉसिबल वेज in which he can come out of the stadium. Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 2 टास्क हो गया, टास्क ए एंड टास्क बी। ठीक है, और टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए विकास के पास 4 पॉसिबल वेज है, एंड टास्क बी को परफॉर्म करने के लिए विकास के पास 3 पॉसिबल वेज है, एंड इन टोटल अगर आप देखो तो विकास हैज गॉट 7 पॉसिबल वेज इन विच he can come out of the stadium. Okay, I hope this example is clear to you all. तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग द कॉलेज, यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए था। सो ड्यूरिंग द कॉलेज इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम पार्टी ए एंड 5 कैंडिडेट्स फ्रॉम पार्टी बी, ग्रुप लिख दिया, सॉरी पार्टी होना चाहिए था, आर नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टीज है कॉलेज इलेक्शन के लिए, एक तो हो गया आपका पार्टी ए एंड दूसरा हो गया पार्टी बी। ठीक है, तो पार्टी ए में कितना कैंडिडेट्स अवेलेबल है, 3, लेट्स से एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो 3 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, एंड पार्टी बी में आपका 5 कैंडिडेट्स अवेलेबल है. लेट्स से दिस इज पी क्यू आर एस एंड टी, लेट्स से. ठीक है, तो 2 पार्टी है, तो एक हो गया आपका पार्टी ए एंड पार्टी बी. ओके, तो यहाँ पे देखो पार्टी ए आपका 3 कैंडिडेट्स खड़ा कर रहा है फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट, एंड पार्टी बी 5 कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहा है फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट. ओके, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो एक ही बनेगा, यस और नो, कॉलेज का. तो इफ द प्रेसिडेंट इज टू बी वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स, देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर एन इवेंचुअल विनर. तो इवेंचुअल मतलब आपका फाइनल विनर. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, आपका जो कॉलेज का प्रेसिडेंट बनेगा वो इधर पार्टी ए से आ सकता है या फिर पार्टी बी से आ सकता है. क्लियर हो गया. द प्रेसिडेंट हैज टू बी कम फ्रॉम आइदर पार्टी ए और पार्टी बी. तो ए, ये जो आपका प्रेसिडेंट आएगा ना, ये दोनों पार्टी से तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, आइदर पार्टी ए से आएगा या फिर पार्टी बी से आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कंसेप्ट ऑफ और. ओके, मैं ये प्रीवियस एग्जांपल्स में भी रिलेट कर दूंगा, देखो अच्छे से. तो ये यहाँ पे आ गया द कंसेप्ट ऑफ और. क्लियर है. तो देखो द प्रेसिडेंट हैज टू कम फ्रॉम आइदर पार्टी ए और पार्टी बी. दोनों पार्टी से साइमल्टेनियसली तो नहीं आ सकता है कि नहीं, एक ही प्रेसिडेंट है, तो आइदर पार्टी ए से आएगा या फिर पार्टी बी से आएगा. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे आप प्रीवियस एग्जांपल में देखो, जो विकास के पास नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, तो विकास कैन आइदर गो फ्रॉम नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड. यस और नो, दोनों साइड से तो नहीं निकल सकता. यस और नो. ठीक है, तो विकास कैसे निकलेगा सर, आइदर नॉर्थ साइड को सिलेक्ट करेगा या फिर साउथ साइड को सिलेक्ट करेगा. क्लियर है, तो वो नॉर्थ से निकल सकता है या फिर साउथ से निकल सकता है. तो दोनों जो टास्क है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होगा कि टास्क ए एंड बी दोनों ही एक साथ हो गया. जरूरी, सॉरी, ये पॉसिबल ही नहीं है. आइदर टास्क ए परफॉर्म होगा या फिर टास्क बी परफॉर्म होगा. मतलब विकास will come out of the stadium either from the north side or south side. Is it clear? Similarly, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो आपका प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट will be either from party A और पार्टी B. Both the tasks cannot be performed simultaneously. ठीक है, पार्टी A और B दोनों से ही एक ही कैंडिडेट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा. yes or no? बिकॉज पार्टी A का कैंडिडेट्स अलग है, पार्टी B का कैंडिडेट्स अलग है. क्लियर है. तो जो आपका प्रेसिडेंट बनेगा वो आइदर पार्टी ए से आएगा या फिर पार्टी बी से आएगा, दोनों ही पार्टी से तो नहीं आ सकता. समझ में आ गया. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका कंडीशंस आ रहा है, जो आपका जो समेशन का प्रॉब्लम्स है, सम रूल का रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आप सिर्फ वो देखो कि टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, आइदर ये परफॉर्म होगा या फिर वो परफॉर्म होगा. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको निकालना होता है कि वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है. ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था, वहां पे भी देखते हैं. देखो, तो यहां पे क्या लिया था, 20 बॉयज एंड 16 गर्ल्स लिया था. तो द टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास. तो दैट स्टूडेंट मे बी आइदर ए बॉय और ए गर्ल. ठीक है, द स्टूडेंट मे बी आइदर ए बॉय और ए गर्ल. एक ही स्टूडेंट रहेगा तो डेफिनेटली वो आइदर बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों तो नहीं होगा. यस और नो, कि वो सर बॉय भी है गर्ल भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता. यस और नो. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट लिखा था सम रूल में, देखो, इफ टास्क ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways एंड टास्क बी कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways. ठीक है, टास्क ए को करने का तरीका है m नंबर ऑफ वेज एंड टास्क बी को करने का तरीका है n नंबर ऑफ वेज. एंड ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 tasks cannot be performed simultaneously. इसका मीनिंग समझ में आ गया. 2 tasks cannot be performed simultaneously. ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल क्या रहे, तो आइदर टास्क ए और टास्क बी को परफॉर्म करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा. ठीक है, एंड दैट इज डन बाय एडिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क ए और टास्क बी. क्लियर हो गया. ठीक है, तो आइदर टास्क ए परफॉर्म होगा या फिर टास्क बी परफॉर्म होगा. तो दोनों को परफॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, लेकिन दोनों परफॉर्म साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा.
क्लियर है? जैसे यहाँ पे आइदर आप बॉय को सिलेक्ट कर सकते हो और आप गर्ल को सिलेक्ट कर सकते हो। बॉय को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 20 वेज हो गया, गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 16 वेज हो गया। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आइदर ए बॉय और ए गर्ल इज 36। क्लियर है? 20 आपका बॉय का वेज हो गया एंड 16 आपका सिलेक्टिंग अ गर्ल हो गया। ठीक है, तो यहां पे और है, और बिकॉज आप बोथ द ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, आप एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है तो इट हैज टू बी आइदर ए बॉय और ए गर्ल। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल था कि द बिकॉज हैज टू कम आउट ऑफ द स्टेडियम आइदर फ्रॉम नॉर्थ साइड और फ्रॉम साउथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से साइमल्टेनियसली बिकॉज नहीं निकल सकता। ठीक है, तो नॉर्थ साइड से निकलने का तरीका था 4 वेज एंड साउथ साइड से निकलने का तरीका था 3 वेज। ठीक है, सो इन टोटल तो बिकॉज कैन कम आउट ऑफ द स्टेडियम इन 7 पॉसिबल वेज। क्लियर है? तो ये 7 में क्या हो रहा है, आइदर वो 4 वेज नॉर्थ साइड से या फिर 3 वेज फ्रॉम द साउथ साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो अभी नेक्स्ट एग्जांपल ये है, अच्छा ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। चलो देखो, तो आपको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपका पार्टी ए से आ सकता है या फिर पार्टी बी से आ सकता है। दोनों पार्टी से तो एक साथ नहीं आएगा, एक ही कैंडिडेट है। ठीक है, तो सिंपल हो गया अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ये हो गया लेट्स से टास्क ए। टास्क ए क्या है आपका, सिलेक्टिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम पार्टी ए, और टास्क बी क्या हो गया आपका, सिलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट फ्रॉम पार्टी बी। क्लियर हो गया? तो अभी जो आपका विनर होगा, विनर आपका आइदर पार्टी ए से हो सकता है या फिर पार्टी बी से हो सकता है। पार्टी ए से कौन आ सकता है, आइदर एक्स हो सकता है विनर, या फिर वाई हो सकता है, या फिर जेड हो सकता है। तो दैट मीन्स फ्रॉम पार्टी ए यू आर हैविंग 3 पॉसिबल वेज ऑफ गेटिंग द प्रेसिडेंट। यस और नो? ठीक है, यू आर हैविंग 3 पॉसिबल वेज ऑफ गेटिंग द प्रेसिडेंट और द फाइनल विनर। और सिमिलरली आपका जो पार्टी बी है उसमें से पी हो सकता है प्रेसिडेंट, या फिर क्यू हो सकता है, या फिर आर हो सकता है, या फिर एस हो सकता है, या फिर टी हो सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम पार्टी बी यू आर हैविंग 5 पॉसिबल वेज ऑफ गेटिंग योर प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? जो फाइनल विनर होगा उसके लिए आपके पास, अगर आप पार्टी ए को देखो, पार्टी ए के लिए आपके पास 3 पॉसिबल वेज है, और आप पार्टी बी को देखो तो आपके पास 5 पॉसिबल वेज है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको फाइनल प्रेसिडेंट चाहिए ना, तो प्रेसिडेंट के लिए तो आपके पास कितना पॉसिबल वेज हो गया। सो सर प्रेसिडेंट विल कम फ्रॉम आइदर पार्टी ए जिसमें आपका 3 पॉसिबल वेज है, और पार्टी बी जिसमें आपका 5 पॉसिबल वेज है। सो इन टोटल यू आर हैविंग 8 पॉसिबल वेज फॉर द फाइनल विनर। इज इट क्लियर? फाइनल विनर होने के लिए आपके पास कितना पॉसिबल वेज है, 8 पॉसिबल वेज है। ठीक है, आइदर आपका विनर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या फिर जेड हो सकता है, या फिर पी हो सकता है, या फिर क्यू हो सकता है, या फिर आर हो सकता है, या फिर एस हो सकता है, या फिर टी हो सकता है। तो इन टोटल यू आर हैविंग 8 पॉसिबिलिटीज फॉर द फाइनल विनर। ठीक है, आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है टू गेट द फाइनल विनर। आई होप दिस एग्जाम्पल क्लियर्स योर स्टेटमेंट ऑफ द एडिशन रूल। क्लियर है? ओके, चलो फाइनल क्वेश्चन करते हैं, तो इससे हम लोग पूरा लेक्चर वाइंड अप करेंगे। एंड अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द कंसेप्ट तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली बताओ। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स ले सकूँ। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइब्रेरी हैज़ 75 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 35 बुक्स ऑन फिजिक्स एंड 40 बुक्स ऑन केमिस्ट्री। ठीक है, अ स्टूडेंट कैन चूज ओनली 1 बुक। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपका मैथ्स का 75 बुक्स है, फिजिक्स का 35 बुक्स है, एंड केमिस्ट्री का 40 बुक्स है। ठीक है, सो अ स्टूडेंट कैन चूज ओनली 1 बुक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक ही बुक चूज करने का लाइक अलाउड है। ठीक है, तो इट इज द स्टूडेंट इज अलाउड टू चूज ओनली 1 बुक। सो इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज अ बुक ऑन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा अच्छे से जज करो तो केमिस्ट्री का जो नंबर ऑफ बुक्स है इसका कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, 40 बुक्स ऑन केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज आपका जो फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन है कि इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन चूज अ बुक ऑन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो स्टूडेंट्स
जो आपका स्टूडेंट बुक चूज करेगा उसके लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ठीक है, आप एक ही बुक को चूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी में तो बुक्स ढेर है, 75 ऑन मैथमेटिक्स, 35 ऑन फिजिक्स एंड 40 ऑन केमिस्ट्री। तो एक कंडीशन तो हो गया कि आप सिर्फ एक बुक चूज कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया कि वो बुक चूज करने का पॉसिबिलिटी क्या होगा फ्रॉम मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहाँ पे केमिस्ट्री का बात ही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका नंबर ऑफ बुक्स ऑन केमिस्ट्री है वो आपके लिए इरेलीवेंट हो गया, क्लियर है, वो आपके लिए कंप्लीटली इरेलीवेंट हो गया, बिकॉज आपको जो चूज करना है वो आइदर इट हैज टू बी फ्रॉम मैथमेटिक्स और इट हैज टू बी फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, एंड यू आर अलाउड टू चूज और यू आर अलाउड टू कलेक्ट ओनली वन बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्लियर है। तो आपका जो टास्क ए हो गया, टास्क ए आप यहाँ पे सेपरेट कर लो, टास्क ए हो गया कि चूजिंग अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स, एंड टास्क बी क्या हो गया आपका, चूजिंग अ बुक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सो नाउ you can clearly see that both task A and task B cannot be performed simultaneously. Simultaneously आप perform नहीं कर सकते because आपको एक book choose करना है, तो either ये आपका task A हो सकता है, that means आप either maths select कर सकते हो या फिर आप एक physics का book select कर सकते हो, is it clear? तो आप either maths book choose कर सकते हो या फिर आप physics choose कर सकते हो, ठीक है। अगर आप maths book select करते हो या फिर choose करते हो तो आपका task ए परफॉर्म हो जाएगा, या अगर आप फिजिक्स बुक चूज करते हो तो आपका टास्क बी परफॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन दोनों टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं होगा, आइदर आपका टास्क ए परफॉर्म होगा या फिर आप टास्क बी को परफॉर्म करोगे। समझ में आ गया? बिकॉज यू कैन सिलेक्ट ओनली वन बुक एंड दैट बुक कैन बी आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बोथ कैनॉट बी चोजन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो मैथ्स को चूज करने के लिए आपके पास कितना पॉसिबल वेज है? 75 वेज है, ये सुनो, आपके पास 75 बुक्स है मैथ्स का, तो आप कोई भी एक बुक उठा सकते हो, ठीक है। तो टास्क ए को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 75 वेज हो गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ आपको मैथ्स ही उठाना है, मैथ्स अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिजिक्स भी उठा सकते हो। फिजिक्स उठाने के लिए आपके पास 35 वेज हो गया, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स को उठाते हो तो इन दैट केस आपका टास्क बी परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर टास्क बी परफॉर्म करना है तो आपके पास 35 डिफरेंट वेज है, बिकॉज आपके पास 35 बुक्स है, तो आप कोई भी एक उठा सकते हो, इसको या फिर इसको या फिर इसको, क्लियर हो गया। सो इन टोटल टू चूज वन बुक यू आर हैविंग 75 प्लस 35 वेज, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 110। सो इन टोटल यू आर हैविंग 110 वेज ऑफ परफॉर्मिंग आइदर टास्क ए और बी। समझ में आ गया? आइदर टास्क ए और बी। देखो, आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसको या फिर इसको, ठीक है। दोनों को एक साथ परफॉर्म नहीं किया जा सकता, आइदर यू आर परफॉर्मिंग टास्क ए और टास्क बी, लेकिन दोनों को करने का तरीका टोटल कितना हो गया? आइदर इसको या फिर इसको मिला के ऐड कर दो, सिंपल, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 110 वेज of choosing a book of either mathematics और physics, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से while going through the chapters or while solving the problems of this chapter, language of the problem is very important. अगर language अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप problem को टच नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, कोई हर्क्यूलियन फॉर्मूला वगैरह तामझाम नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चंस रहेगा। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपका लैंग्वेज जो आपका क्वेश्चन में गिवन है अच्छे से समझ में आता है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। मैंने बोला है जो मेथड्स मैं समझाऊंगा अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो, विजुअलाइज करो एंड ट्राई टू क्रिएट योर ओन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हो गया? ओके, सो टुडे विल वाइंड अप द लेक्चर, द सम रूल हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, थैंक यू। और जो डाउट्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शंस पे बता सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू।